डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां की नॉन लीनियर वाइब्रेशन पिछले कई सारे लेक्चर से, लेक्चर नंबर जो है यदि हम बात करें तो लेक्चर नंबर आपका जो है 121 से लेकर के 127 126 तक जो है, जैसे कि आज ये लेक्चर नंबर 126 है। यहाँ तक पूरा का पूरा हम लोग एक जो है नॉन लीनियर वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब आज थोड़ा सा उसके हाइलाइट्स और की पॉइंट्स थोड़ा सा हम लोग देख करके और इसको क्लोज करेंगे, किसको, नॉन लीनियर वाइब्रेशन को। तो अब हम थोड़ा सा समरी बता दें कि नॉन लीनियर वाइब्रेशन होता क्या है। तो अभी तक जितना वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आप पढ़ चुके हैं वो सब जितना इक्वेशन सॉल्व किए हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, वो सब क्या थे, लीनियर वाइब्रेशन थे। नॉन लीनियर होते हुए भी एक्चुअल प्रैक्टिस में वो नॉन लीनियर ही होते हैं, लेकिन हमने लीनियर उसको एज्यूम करके सॉल्व किया था, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता था और आसान होता है। बचपन से हम लोग आइडियल कंडीशन ही जो है पढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये आपका क्या है, स्प्रिंग है, डैम्पिंग है एंड मास है। ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये जो स्प्रिंग है कोई जरूरी नहीं कि हमेशा लीनियर स्प्रिंग हो। नॉन लीनियर स्प्रिंग हो सकता है, क्यूबिक स्प्रिंग हो सकता है, हार्ड स्प्रिंग हो सकता है, सॉफ्ट स्प्रिंग हो सकता है, और इसका इक्वेशन इससे कुछ अलग हो सकता है, जो कि हम लेक्चर नंबर 121 में काफ़ी डिटेल में बताए थे। साथ में हमने ये भी बताया था कि किस तरह से लीनियर और नॉन लीनियर के बीच डिफरेंस जो है हम लोग बता सकते हैं कि लीनियर में जो काउज एंड इफेक्ट होता है दैट इज वेरी मच लीनियर एंड इट इज प्रोपोर्शनल, लेकिन नॉन लीनियर में जो है ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। जनरली लीनियर सिस्टम में आपका एम्पलीट्यूड जो है बहुत कम होता है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड्स आर हाई। इसकी एनालिसिस आसान होता है, इसकी एनालिसिस टफ होती है। फिर यहाँ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है और नॉन लीनियर सिस्टम जो है आपका सुपर पोजिशन फॉलो नहीं करता है। फिर हमने लीनियर सिस्टम का इक्वेशन आपको समझाया था और नॉन लीनियर सिस्टम का इक्वेशन, क्योंकि नॉन लीनियर सिस्टम में आपका डैम्पर हो या स्प्रिंग हो, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और ये सारे फैक्टर्स जो है हमने आपको बताए थे। फिर हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे कि नॉन लीनियर सिस्टम कहाँ पे यूज होता है, और हमने ये भी बताए थे कि किस तरह से जो है आपका जैसे हम लोग जनरली फ्रिक्शन जो है कहीं भी सिस्टम में जो हम लोग यूज करते थे, ठीक है ना। जैसे ये मास है, तो मास जब व्हील पे होता है तो यहाँ पर हम लोग स्मूथ सरफेस कंसीडर करते हैं, स्मूथ सरफेस कंसीडर करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। ये हमने आपको सब बताया था। फिर वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में बताया था एप्लीकेशन ऑफ सुपर पोजिशन की, किस तरह से लीनियर सिस्टम जो है आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। मैंने x1 प्लस x2 डबल डॉट यदि आप करेंगे तो ये सुपर पोजिशन कहलाता है और इसको लीनियर सिस्टम हमारा फॉलो करता है। लेकिन जब यही नॉन लीनियर इक्वेशन में जाते हैं तो नॉन लीनियर सिस्टम जो है इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डज नॉट फॉलोड बाय द नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बहुत सारे मेथड्स डिस्कस किए थे, ठीक है, कि कौन कौन से मेथड हैं जिसके हेल्प से नॉन लीनियर वाइब्रेशन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था फेज प्लेन ट्राजेक्ट्री मेथड। फेज प्लेन ट्राजेक्ट्री मेथड हमने आपको बताया था कि ये हमने जो है लेक्चर नंबर 119 में भी आपको बहुत डिटेल में बताए हैं। और इसमें होता क्या है कि कोई भी सिस्टम है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन लेकर के, इसमें आप इक्वेशन जब डेवलप करते हैं, इसका प्रिंसिपल यही है कि वेलोसिटी and displacement are correlated and it gives the equation of circle, and with the help of this circle you can find the trajectory of the amplitude on another curve, ठीक है। यही कुल मिलाकर के इनका क्या था, प्रिंसिपल था। तो ये फेज प्लेन ट्राजेक्ट्री मेथड था। उसके बाद मेथड ऑफ परटर्वेशन बताए थे आपको। परटर्वेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको क्या बताए थे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड बताए थे। क्या, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर दिस योर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मस्ट बी वेरी गुड। उसके बाद हमने मेथड ऑफ इटरेशन बताए थे और हमने ये भी बताया था कि ये मेथड ऑफ इटरेशन बेसिकली आपका मैट्रिक्स इटरेशन मेथड से कुछ मिलता जुलता है, बट वह कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद फूरियर सीरीज,
ये वही फूरियर सीरीज है जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हैं। उसके बाद लीनियराइजेशन मेथड्स हमने आपको बताए थे, ठीक है ना, दैट इज आल्सो वेरी इजी। यहाँ पर हमने बताया था कि सिंपल जो डैम्पिंग कोफिशिएंट हम लोग यूज करते हैं, सिंपल एनर्जी डिसिपेटेड इन विस्कस डैम्पिंग यूज करते हैं लीनियर सिस्टम में, वह नॉन लीनियर सिस्टम में एज इट इज नहीं होता है। तो उसके लिए इक्विवेलेंट हमने डैम्पिंग कोफिशिएंट निकाले थे और इक्विवेलेंट इक्वेशन डेवलप किए हैं। इसको आप सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने निकाला था फिर हमने आपको बताया था जो है नॉन लीनियर सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स कि कहाँ पर यूज होता है नॉन लीनियर सिस्टम। तो यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो हर जगह ही पर यूज होता है, चाहे वह सिंपल पेंडुलम से स्टार्ट करें, हार्मोनिक मोशन और ये सब स्टार्ट करें, ये हमने बताया था। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जो है हमने आपको बताया था कि यहाँ भी जो है आपको नॉन लीनियर सिस्टम ही होता है। हार्ड एंड सॉफ्ट स्प्रिंग बताए थे, लेटरल वाइब्रेशन बताए थे, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, टोर्सनल, सभी जगह पर नॉन लीनियर सिस्टम ही एक्चुअली फॉलो होता है। उसके बाद हमने आपको एक फोर्स्ड वाइब्रेशन का भी कॉन्सेप्ट बता दिया था लेक्चर नंबर 124 में। यहाँ पर हमने ये इक्वेशन डेवलप किया था, देखिए ये इक्वेशन डेवलप किया था और इस इक्वेशन में वही परटर्वेशन मेथड इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ नॉन लीनियर वाइब्रेशन सिस्टम। in case of non-linear vibration you must have to have the knowledge of perturbation। और perturbation method में एक perturbation पैरामीटर यूज किए थे, that is called lambda। इस लेमडा को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज द परटर्वेशन पैरामीटर। इस लेमडा के हेल्प से ही हम इक्वेशन सॉल्व किए थे, ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व किए थे। और एम्पलीट्यूड, ये इक्वेशन एक निकला था पहले एम्पलीट्यूड का, इसका हम कर्व निकाले थे, किसके, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसको हम लोग बोले थे एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या बोले थे, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है ना, फॉर नॉन लीनियर सिस्टम। तो ये हमने आपको बताए थे। और ये जो है बेसिकली अनस्टेबल रेंज है। हम जो है जो ये निकालते हैं एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व, हमारा बेसिक मोटो यही होता है कि हम जंप फेनोमेना देखें। जंप फेनोमेना मतलब कहाँ पर सडन चेंज ले रहा है क्या, एम्पलीट्यूड, और उस सडन चेंज के चलते एम्पलीट्यूड के किस वैल्यू पर फ्रीक्वेंसी सडन चेंज हुआ, या फ्रीक्वेंसी के किस वैल्यू पर हमारा एम्पलीट्यूड चेंज हुआ। साथ में ही हम लोग हार्ड स्प्रिंग और सॉफ्ट स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट बताए थे। एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व से हम रेजोनेंस को अवॉइड करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर अनस्टेबल रेंज को पता करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उस फ्रीक्वेंसी लेवल में काम करें जो हमारा सेफ रेंज में है। तो सेफ रेंज हम आपका लेफ्ट साइड भी आप देख रहे हैं और राइट साइड भी है, मतलब एक लिमिट के फ्रीक्वेंसी के या तो आप बिलो काम करें या एबव काम करें, ठीक ना, एबव एंड बिलो। जैसे हम कहते हैं ना कि जीवन में बचपन और बुढ़ापे दो बहुत इंपॉर्टेंट है। जवानी तो जो है माया का खेल है, ठीक है ना, तो ये जो है जवानी में थोड़ा सा बच करके, सतर्क रह करके, ठीक है ना। बचपन में आप कोई भी गलती करेंगे तो कोई नहीं पकड़ने वाला है, क्योंकि आप पेंसिल यूज करते हैं ना जी। आप बचपन में क्या यूज करते हैं, पेंसिल यूज करते हैं। पेंसिल से गलती कर भी दिए तो मिटा दिए। और बुढ़ापे में कोई आपकी गलती देखता नहीं है, सब इग्नोर करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आप उस एज में जा चुके हैं। लेकिन जवानी में जब आप बड़े होते हैं, ये अनस्टेबल रेंज होता है, आपकी गलती कोई माफ नहीं करता है, ठीक ना। तो इस चीज को जो है आपको समझना चाहिए, अनस्टेबल रेंज पता होना चाहिए। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था। साथ में ही जो है हमने जब नॉन लीनियर वाइब्रेशन का उसमें पढ़ाए तब हमने आपको ये भी बताया क्या, सब हार्मोनिक एंड सुपर हार्मोनिक, ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या, सुपर हार्मोनिक एंड सब हार्मोनिक, 2 मिनट का है, ये भी देख लीजिए बहुत। तो यहाँ पर रेजोनेंस जो अकर होता है, ठीक ना, तो दैट इज वेरी मच प्रोपोर्शनल टू दी एक्साइटेशन फोर्स फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा, रेजोनेंस इज वेरी मच प्रोपोर्शनल टू दी एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। ये आज नहीं, आप पहले से इस चीज को जानते हैं। क्या जानते हैं कि यहाँ पर
जो है रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और नॉन लीनियर सिस्टम में रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस कैन अकर इवन एट द फ्रैक्शन ऑफ एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। कोई जरूरी नहीं है कि एक्साइटेशन ज़्यादा होगा तो ही रेजोनेंस अकर होगा, नहीं। नॉन लीनियर सिस्टम में सिंपल याद रखिए कि आपका ओमेगा एन जो है डायरेक्ट एन ओमेगा होता है नॉन लीनियर सिस्टम में, और लीनियर सिस्टम में क्या होता है, ओमेगा एन जो होता है ओमेगा अपन एन। मतलब इस दोनों में आप अंतर देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे रेजोनेंस लीनियर सिस्टम में अकर होने की चांसेस कम है। फ्रीक्वेंसी 10 है तो 10 डिवाइडेड बाई, अब ये मोड आप देख लीजिए, ठीक है ना, फर्स्ट है सेकेंड है जो भी है आप निकाल। यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन है, मतलब जो है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी टू मच ज़्यादा हो गई, तो ये बेसिकली जो है सब हार्मोनिक सिस्टम कहलाता है। मतलब जब आप ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा अपन एन लेते हैं तो ये क्या हो गया, सब हार्मोनिक। यहाँ पे रेजोनेंस की चांस कम है, लेकिन यही जब ओमेगा एन इक्वल टू एन ओमेगा ले लेते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। तो ये इसमें चांसेस आपके रेजोनेंस के बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, सुपर हार्मोनिक। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट और है कि एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी आपकी, एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्साइटेशन फोर्स, ठीक है ना। तो वहाँ भी हमने आपको बताया था कि एक्स डॉट एंड एक्स, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर को रिलेटेड, और इसका इक्वेशन भी हम निकाल करके आपको बताए हैं, एक्स डबल डॉट प्लस जैसे एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डॉट, ठीक है ना। और यही यदि आप निकालेंगे when f is too much greater than c, f is too much greater than c, मतलब जो आपका एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स है वो डैम्पिंग फोर्स से यदि बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पर आप यदि लिखे थोड़ा सा क्या कि f is too much greater than c, दैट मीन्स कि x डबल डॉट प्लस c माइनस एफ अपॉन m इंटू एक्स प्लस के बाई एम, और ये x डॉट होगा और k बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो दैट इज दी सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो x इक्वल टू ई टू दी पावर एस टी, एस क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है ना। और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस सी माइनस एफ अपॉन एम इंटू एस प्लस के बाई एम इक्वल टू 0। अब s का यहाँ दो सॉल्यूशन निकल जाएगा, s का दो सॉल्यूशन निकलेगा, c माइनस एफ अपॉन 2m प्लस माइनस आई इमेजिनरी नंबर क्योंकि निगेटिव में आ रहा है, और k माइनस एम, और इधर c माइनस एफ अपॉन 2m का स्क्वायर। तो इस तरह से ये S1 और S2 का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यू विल गेट हियर k बाई एम माइनस सी माइनस एफ अपॉन 2m का स्क्वायर। ये क्या होता है, नॉन लीनियर वाइब्रेशन के लिए है, नॉन लीनियर वाइब्रेशन के लिए। और लीनियर वाइब्रेशन के लिए क्या होता है बताइए, तो स्क्वायर रूट k बाई एम। ये तो हम बचपन से बोल रहे हैं कि सर आप जो है अभी क्या बता रहे हैं, मुझे तो पहले से मालूम है। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉन लीनियर वाइब्रेशन में इधर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, या तो प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ नॉन ऑस्किलेटिंग डाइवर्जिंग मोशन k बाई एम शुड बी ग्रेटर देन दिस वन। यदि ये k बाई एम ग्रेटर टू दिस हो गया तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, ठीक है। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो आज हम लोगों ने जो है थोड़ा सा नॉन लीनियर वाइब्रेशन का हाइलाइट्स देखे, और सिर्फ एक ये ओवरव्यू के लिए है, मैं नहीं कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा आप टाइम वेस्ट कीजिए। एक कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट जानना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट और ये सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमने आपको बताया, और कुछ हम जो है पावर पॉइंट के हेल्प से, एनिमेशन के हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर जो है अभी हम लोग और करेंगे लेक्चर नंबर 127 में, ठीक है। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।